नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है आपका टीजीटी पीजीटी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो इन प्रैक्टिस सेट में जो एक प्रैक्टिस सेट डेली होती है तो उसमें 125 प्रश्न होते हैं, जैसा कि आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का 16वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज के इन 125 प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष यहाँ लिखा है, यहाँ संघर्ष कथा होगा, को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका कोणार्क नाटक है, ऑप्शन ए ये सही रहेगा। कोणार्क नाटक आपके जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें इन्होंने प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को दर्शाया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो गीत नाट्य लिखा है गया है वो करुणालय है। करुणालय जो इनका गीत नाट्य है ये आपके हिंदी साहित्य का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा हुआ ये जो गीत नाट्य है करुणालय, ठीक है, उसको महत्वपूर्ण है इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा है सती चंद्रावली यहाँ चंद्रावली रहेगा और अमर सिंह राठौर, इन दोनों ही नाटकों को आपके राधा चरण गोस्वामी जी ने लिखा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। तो देखिए ये जो कथन है सबसे पहले आप लोग जानिए कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है उससे लिया गया है, लेकिन कहा है कि इस कथन का संबंध किससे, यानी कि किसने किससे कहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त कार्नेलिया, चंद्रगुप्त अलका, ध्रुव स्वामिनी कोमा, स्कंदगुप्त बसंत सेना। तो सबसे पहले तो ये दोनों हट जाते हैं क्योंकि ध्रुव स्वामिनी आपके चंद्रगुप्त में है नहीं, स्कंदगुप्त बसंत सेना ये होगा नहीं, अब बचते हैं ये दोनों। तो देखिए ये जो कथन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये जो कथन है ना, ये कथन आपके कार्नेलिया ने कहा है, लेकिन कार्नेलिया ने कहा है किससे, सुवासिनी से कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका नहीं है, यहाँ चंद्रगुप्त कार्नेलिया दिया है लेकिन ये दोनों कथन, इनका संबंध इस कथन से बिल्कुल भी नहीं है। कार्नेलिया ने ये कथन सुवासिनी से कहा था, तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं। आप लोग का मन करे नोट कर लीजिए, तो यहाँ गोला बना दीजिए क्योंकि कथन जो आंसर होना चाहिए वो इसमें नहीं दिया गया है। बस इतना याद रखिए कि ये जो कथन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कथन कार्नेलिया ने कहा है लेकिन सुवासिनी से कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। तो मादा कैक्टस नाटक आपके लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। मैंने इसको एक ट्रिक से याद करवाया था, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल यहाँ पर आता है तो लाल थोड़ा भूल जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो कैक्टस होता है, कैक्टस मादा कैक्टस, चाहे मतलब कैक्टस हो चाहे मादा हो चाहे नर हो, तो कैक्टस में कांटा होता है। अब आप उस कैक्टस को जब छूते हैं, अगर वो कांटा आपको धंस जाता है तो आपको खून निकलता है। खून कैसा होता है, लाल होता है। तो इस तरीके से मैंने याद करवाया था, मतलब मैंने खुद इसी तरीके से याद किया था, मुझे बार बार खुद भूल जाता था कि मादा कैक्टस किसकी रचना है, तो मैंने इसी लाल शब्द को ले लिया था कि जब कैक्टस किसी को धंसता है उसका कांटा तो खून निकलता है, खून लाल ही होता है, तो लाल से कनेक्ट कर लिया था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये कभी नहीं भूलता है कि मादा कैक्टस नाटक किसका है, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विरह बारिश किसकी रचना है। तो विरह बारिश आपके इसमें से बोधा कवि की है। ठीक है, बोधा की, बोधा, आलम ठाकुर, घनानंद, ये सब आपके रीति मुक्त के कवि हैं। तो विरह बारिश बोधा ने लिखा है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रतिम लेखक हैं। अग्रतिम लेखक शिकार साहित्य के ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, शिकार साहित्य के कृत्रिम लेखक हैं तो आपके श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा, श्री राम शर्मा हैं। किसके लेखक, शिकार साहित्य के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है इसमें से। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इसमें से नहीं लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है, अशोक के फूल द्विवेदी जी का है, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, कुटज इन्होंने ही लिखा है। बचता है आपका नया साहित्य। देखिए जो नया साहित्य है, ऑप्शन सी सही रहेगा, नया साहित्य लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने।
ठीक है। नया साहित्य नामक पुस्तक आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है, याद रखिएगा। अगला है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। ऑप्शन ए 9 का सही रहेगा। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला तो कौन हो गया? दुराग्रही हो गया इसमें से, ठीक है। दुराग्रही, ऑप्शन सी 10 का सही रहेगा। जो अनुचित बात के लिए बार बार आग्रह करे वो दुराग्रही होता है, ठीक है। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो आपकी जो हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, तो अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठा, ये 5 उंगलियां होती हैं। नाम अगर नहीं पता हो आप में से किसी को तो याद कर लीजिए, ठीक है। जानना जरूरी है। जो आपकी 5 हाथ की उंगलियां होती हैं, अंगूठा जो होता है उसे अंगुष्ठा कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं, जिसे आप लोग इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ठीक है। फिर मध्यमिका होती है यानी कि मिडिल फिंगर, उसके बाद आती है अनामिका, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वो एंगेजमेंट रिंग वाली जो उंगली होती है, देखिए मुझे ही नहीं याद आ रहा है। उसके बाद आपका कनिष्ठा होता है यानी कि शॉर्ट रिंग फिंगर होता है, ठीक है। तो ये 5 उंगलियां होती है। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है वो अनामिका होती है, ठीक है। यहाँ पर अनामी लिखा है, अनिमिका लिखा है, गलत लिखा है। अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन सी में है अनामिका और यहाँ पर है अनामिका, तो सबसे शुद्ध रूप में अनामिका यही लिखा है, अनामिका यानी कि जो आपका रिंग फिंगर होता है, ठीक है। आपके मध्यमिका और कनिष्ठा के बीच वाली अनामिका उंगली कहलाती है रिंग फिंगर, ओके। अगला प्रश्न है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दाम रस्सी को बोला जाता है तो उसे दामोदर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दामोदर ऑप्शन 4 में है। जब माता यशोदा आपके भगवान कृष्ण को रस्सी में बांधती है ना, तभी उनका नाम दामोदर रख दिया जाता है, मतलब उसी से उनका नाम दामोदर पड़ता है, ठीक है। तो दामोदर होता है जब जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, अनुगामी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती है वो तो अमूल्य होता है ना, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है, अमूल्य होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला यानी कि जो बहुत कम भोजन करते हैं, मतलब नपातुला मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिताहारी, मित आहारी, ठीक है, मिताहारी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द जो उपयोग किया जाता है वो होता है अंतेवासी, ठीक है। अंतेवासी, गुरु के समीप में रहकर यानी कि आश्रम वगैरह में रह करके जो लोग अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें अंतेवासी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यहाँ आघात लिखा है, आघात नहीं होता, आघात होता है, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा मर्माहत, ठीक है। इन चारों में से जब आप पढ़ेंगे आपको यही ऑप्शन सही लगेगा। मर्माहत होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, मर्माहत, ठीक है। अगला प्रश्न है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं, पदच्युत। ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पर। अगला है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो उसे निःस्पृह कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर 20 का सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही है। पहला दिया है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना का नाम लिखा है यहाँ पर निहार, जो कि बिल्कुल सही है, निहार महादेवी वर्मा जी का ही है, ठीक है। अगला है मैथिली शरण गुप्त का कामायनी, तो क्या ये जोड़ा सही है? नहीं सही है, क्योंकि कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पंत का यहाँ पर दिया है तोड़ती पत्थर, तो तोड़ती
पत्थर पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, बल्कि किसका है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ी होगी आप लोगों ने, छोटी सी कविता है इनकी, वह तोड़ती पत्थर। तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। और निराला का यहाँ पर दिया है साकेत, साकेत इनका तो है नहीं, साकेत किसका है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जोड़ा है वो पहला ही है, महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, महादेवी वर्मा की रचना निहार। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो चलिए देखते हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध की रचना है। क्या सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 22 का ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। और भी आप लोग देख लीजिए नीचे, सांध्य गीत यहाँ लिखा है प्रसाद का, तो सांध्य गीत किसका है, महादेवी वर्मा जी का है। आंसू यहाँ निराला का लिखा है, आंसू निराला का है नहीं, किसका है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और साकेत किसका है, साकेत अभी मैंने आप लोग को बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ना कि तुलसीदास जी की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, तो यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। भागवत शरण उपाध्याय की रचना विलायत यात्रा लिखी गई है। तो जो विलायत यात्रा है वो भी आपके एक किसी प्रैक्टिस सेट में आया था, मैंने बताया था विलायत यात्रा आपके प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, ना कि भागवत शरण उपाध्याय की। तो ये तो पहला गलत हो गया। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रचना लिखी है रांगेय राघव जी ने। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, हिमालय यात्रा लिखा है आपके काका कालेलकर ने, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक, तो ये युग्म आपका सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगला है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है। तो ये जो कथन कहा है तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरी रहेगा, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। पूछा गया है कि मेरी भव बाधा हरो ये दोहा किसके द्वारा कहा गया है। तो ये दोहा आपके बिहारी दास के द्वारा कहा गया है। 25 का ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, बिहारी लाल की ये रचना है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई किसका पद है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये आपकी मीराबाई ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा, मीराबाई ने ये कहा था। निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। तो अष्टछाप का कवि आप पढ़िए, चारों में से रैदास नहीं है, रैदास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई। तो जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुई थी ना, तो 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये शायद कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न आया था। और ये जो इनका पहला कहानी संग्रह जो कि मतलब पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी 1929 में, वो है फांसी। ठीक है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कौन सी जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कौन सी है। तो याद रखिएगा फांसी है। ठीक है, और 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। अगला है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी इसमें से नहीं है। तो तिरिच उदय प्रकाश की है। पाल गोमरा का स्कूटर, ये भी उदय प्रकाश की है। पीली आंधी, देखिए पीली आंधी नहीं है, पीली आंधी प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, पीली आंधी प्रभा खेतान की कहानी है, ना कि उदय प्रकाश की। और दरियाई घोड़ा भी उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। तो भी देखिए ऊपर यहाँ पर लिखा है आपका किसका है, उदय प्रकाश जी का है। ऑप्शन सी सही रहेगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए एक उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित मतलब क्या होता है, जो नियम के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 32 का, जो नियम के अनुकूल ना हो वही तो अनियमित हो गया ना। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है वो होता है आक्रांत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा, हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप। अगर ये चारों ऑप्शन देखा जाए, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी, तो इनमें से जो हस्तक्षेप होता है, जो हर चीज़ में दखलंदाजी लोग करते रहते हैं, किसी की बातों में, किसी के काम में, कहते हैं ना फालतू का हस्तक्षेप ना करो, तो हस्तक्षेप होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। तो जो देने योग्य है उसे दे कहेंगे। गे पे दान
तुरंत तो कहेंगे नहीं, जो देने योग्य है वो देय होता है, ठीक है। ऑप्शन बी 35 का सही रहेगा। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं मितव्ययी होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही रहेगा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। तो देखिए प्राणदा के लिए अनेक शब्द नहीं, यहाँ पर एक शब्द पूछा गया होगा कि प्राणदा के लिए जो एक शब्द है ना वो है जीवन देने वाली दवा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, तो सख्य भाव मिश्रित जो अनुराग होता है वो आपका प्रणय कहलाता है। ऑप्शन ए 38 का सही रहेगा। प्रणय कहलाता है जो सख्य भाव मिश्रित अनुराग होता है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है, तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए जो एक शब्द उपयोग किया जाता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, मुमुक्षु, याद रखिएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है, तो उसके लिए सही शब्द एक होता है अप्रमेय, अप्रमेय। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे अकिंचन कहते हैं, गरीब, दरिद्र या विनीत नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अकिंचन, देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है, कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता वो तो गरीब होता है, लेकिन उसे गरीब नहीं कहा जाता है, क्योंकि गरीब के पास भी कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। उसके पास कम चीज़ें होती हैं इसलिए वो गरीब कहलाता है। अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर होता है क्योंकि उसके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है, तो इसमें से नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह पूछा गया है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया इसमें से जो पत्थर गली है ये आपके नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी संग्रह है वो है छतरी, ठीक है। 45 का ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ये कहानी संग्रह लिखा गया है छतरी नाम से, ठीक है। ऑप्शन बी सही रहेगा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं, तो जो मुसलमान अनुयायी थे उनका मानना था कि कबीरदास जी के जो शिष्य हैं, कबीरदास जी के जो गुरु हैं वो शेख तकी हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पर जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही रहेगा। देखिए सबसे पहले जो आपके दादू दयाल हैं, दादू दयाल का जो समय है तो वो है आपका 1544, ठीक है। दादू दयाल का जो समय है 1544 है। उसके बाद आपके आते हैं गुरु नानक का समय है 1469। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर गुरु नानक है, यहाँ दादू दयाल हैं। तो इसको देखते हैं। गुरु नानक का समय भी मैंने क्या बताया 1469, दादू दयाल का 1544। उसके बाद आते हैं सुंदरदास जी का समय 1596 ईस्वी है और मलुकदास जी का कितना है 1574 है, यानी कि सुंदरदास जी के पहले हैं ये। तो यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सटीक बैठेगा क्रम के अनुसार, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कब हुआ 1469 ईस्वी में, दादू दयाल का जन्म कब हुआ 1544 में, मलुकदास का कब हुआ 1574 में और सुंदरदास का कब हुआ 1596 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपका है सी ये बिल्कुल सही है। अगला है सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इन पंक्तियों के रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं। 48 का ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। कबीरदास जी ने ये पंक्तियां कही है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सधुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जो कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो सधुकड़ी भाषा से अभिप्राय क्या है, तो सधुकड़ी भाषा मतलब कई भाषाओं का मेल जोल है ना, तो उसमें तो इसमें जो आपका राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है यही अभिप्राय है सधुकड़ी भाषा का। तो 49 का ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ठीक है। कफन कहानी में घीसू और माधो कफन के पैसे का क्या करते हैं,
तो कफन कहानी में घीसू और माधव रहते हैं। तो कफन का जो पैसा रहता है वो लोग उस पैसे का क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, ऑप्शन पढ़ते हैं। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बिल्कुल सही है, पूड़ियाँ खरीद कर वो लोग खाते हैं। बोतल भर शराब पीते हैं, ये भी बात सही है, बोतल भर शराब वो लोग पीते हैं। इनमें से कोई काम नहीं करते, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही काम ये लोग करते हैं। उपर्युक्त तो दोनों काम करते हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन डी है ये सही रहेगा, क्योंकि जो घीसू और माधव थे कफन को बेच करके, मतलब जो कफन का पैसा रहता है कफन खरीदने के लिए, उस पैसे से ये अपना पूड़ियाँ खरीद के लाते हैं और एक शराब, मतलब एक बोतल शराब लेकर के आते हैं, अपना आराम से खाते पीते हैं। ठीक है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, दामुल का कैदी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो बड़े घर की बेटी, ये भी प्रेमचंद की है। मिस पद्मा भी है, ठाकुर का कुआं भी है। छोटा जादूगर नहीं है, क्योंकि छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की रचना है, ना कि प्रेमचंद की। ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो सोजे वतन है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका 53 का सही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीरू और जय में चोली दमन का साथ, चोली दमन नहीं चोली दामन होगा, चोली दामन का साथ है वीरू और जय में, तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें से दो ऑप्शन आप तो बिल्कुल छाड़ दीजिए। यहाँ पर शत्रुता होगा नहीं दोनों में, क्योंकि चोली दामन का साथ जो होता है उसमें शत्रुता नहीं होती है, स्पर्धा भी नहीं होती है, बचता है आपका दो। तो इसमें एक तो मित्रता हो सकती है या दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चोली दामन का साथ दिया है। तो चोली और दामन जो होता है कपड़ा होता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब एक दूसरे पर दोनों निर्भर रहते हैं। तो वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर हैं, दो एक दूसरे पर निर्भरता है इनकी। ठीक है, ऑप्शन ए इस हिसाब से सही रहेगा। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप मतलब उत्तेजित करना, भड़काना उसको, तो उत्तेजित करना यहाँ होगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको कहते हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? मतलब इस साल मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, यानी कि बैल मर गया तो मैं कंगाल हो गया और उसमें चोरी भी हो गई, तो क्या हो गया? कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला रहता है, ये मुहावरा इसके लिए सटीक बैठेगा। तो 56 का ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी का अर्थ एकमात्र सहारा होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, नॉर्मली सबको याद होगा। अगला है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को जैसे कोई काम होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे करना है, अक्सर करके बच्चे कोई चीज़ जिद करते हैं तो गुस्सा में लोग कहते हैं अंडे से निकले नहीं बड़का होशियार बनते हैं। अभी अंडे से सर बाहर निकला ही नहीं और आ गए बड़ा ज्ञान देने, ऐसे लोग जैसे बातों बातों में कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ जो होगा ना वो होगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो गया? महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन जो महामूर्ख होता है, कहते हैं ये तो अक्ल का दुश्मन है, इसके पास जरा से भी बुद्धि नहीं है। आगा पीछा करना का अर्थ है, तो आगा पीछा करना का अर्थ का मतलब होता है हिचकना। जैसे कहते हैं ना, कहाँ आगे पीछे करते हो, यानी जब आप किसी चीज़ से जैसे देखते हो कोई हिचकिचा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसके कहते हैं क्या आगे पीछे कर रहे हो। तो आगा पीछा करना का मतलब होता है हिचकना, किसी काम को करने से, किसी चीज़ को कहने से हिचकना। ठीक है। आंखें बिछाना का अर्थ है, आंखें बिछाना का अर्थ का मतलब होता है किसी मतलब आदर सत्कार करना। ठीक है। तो 61 का डी यहाँ पर सही रहेगा, आदर सत्कार करना। कांटा बोना का अर्थ क्या है? कांटा बोना का अर्थ यानी कि क्या हो गया? किसी को हानि पहुंचाना। ठीक है, नुकसान पहुंचाना। कांटा बोना का मतलब यही हो गया ना। कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ यहाँ पर जो दिया है चारों ऑप्शन में ना, तो इसमें होगा कि बहुत सुंदर लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत मेहनत करना। बहुत लोग कन्फ्यूजन में लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होता है, बहुत सुंदर लिखना होता है कलम तोड़ने का अर्थ। ठीक है। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का जो अर्थ होता है वो होता है डींग हाँकना, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, बढ़ा चढ़ा करके बातें कहना, डींग हाँकना यानी गाल बजाना। तो 64 का ऑप्शन सी सही रहेगा।
अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन आपके विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखी है, ऑप्शन ए सही रहेगा। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं, तो इनमें पूछा है प्रवासी कहानीकार कौन है? तो प्रवासी कहानीकार आपके तेजेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत ही मतलब फेमस ये हैं प्रवासी कहानीकार के रूप में, तेजेंद्र शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं, तो गुलाबी बन्नो आपके धर्मवीर भारती जी ने लिखी है, ठीक है। गुलाबी बन्नो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, तो देखिएगा कहानी संग्रह नहीं है। आदिम रात्रि की महक इन्हीं का है। अग्निखोर अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है। इसमें जो गरीबी हटाओ है, गरीबी हटाओ ये नहीं है, ऑप्शन डी सही रहेगा। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है सतमी के बच्चे, जो पहला ऑप्शन में पहला है सतमी के बच्चे। सतमी के बच्चे 1935 में प्रकाशित हुई थी, और सतमी के बच्चे आपके जो है वो लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। सतमी के बच्चे का जो प्रकाशन वर्ष है 1935, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, लोग मानते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है 1935 से 1939 के बीच में लगभग, लेकिन नॉर्मली 1935 माना जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फांसी जो है, फांसी आप सभी लोग जानते हैं क्या है, आपके जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह है, 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए 1929 इसके पहले आ गया, यानी कि फांसी पहले आ गया। अब इसमें फांसी है, इसमें भी फांसी है, तो पहला जो सी ऑप्शन वाला है उसको देख लेते हैं, इसका क्रम अगर ये नहीं सटीक बैठेगा तो नीचे वाला रहेगा। फांसी, फांसी है 1929, जैनेन्द्र की है। बिखरे मोती, बिखरे मोती 1932 में प्रकाशित हुई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, कहानी संग्रह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए नाम के साथ साथ क्रम मतलब संख्या, आपका प्रकाशन वर्ष भी जरूरी है। सतमी के बच्चे भी मैंने बताया 1935 में प्रकाशित हुई थी, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और दो बाके ये लिखा था आपके भगवती चरण वर्मा ने, ठीक है, दो बाके भगवती चरण वर्मा ने लिखा था, और ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 1929, 1932, 1935 और 1936, ऑप्शन सी आपका सही है। 69 का 69 का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? इसमें पूछा है कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, तो ये दोनों रचनाएं आपके इन्हीं की है, मतलब तीनों रचनाएं कहानी राजी, मतलब जो कहानी है वो राजी सेठ की है। इसमें जाह्नवी जो दिया है, जाह्नवी इनकी रचना नहीं है। 70 का ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि ये राजी सेठ की रचना नहीं है। जाह्नवी जो लिखा है वो आपके जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार ने जाह्नवी नाम की कहानी लिखी है, ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो शिशु संवेदना की कहानी नादान दोस्त, चोरी, कचाकी, ये तीनों है। दो सखिया नहीं है, जो दो सखिया लिखा है ना वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला है, आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन का विलोम शब्द विकलन होता है, ठीक है, आकलन का विलोम शब्द विकलन होता है, तो 72 का ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें पूछा है कौन सा युग्म गलत है, तो देखते हैं कौन सा। क्षर अक्षर सही है, समास व्यास सही है, स्व अल्पायु चिरायु ये भी सही है, आहार विहार, आहार विहार गलत है, क्योंकि आहार का विलोम विहार नहीं होता है, निराहार होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका जो विलोम युग्म है वो गलत है, क्योंकि आहार का निराहार होता है, ठीक है, आहार का निराहार, याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर भी पूछा है कौन सा गलत है, तो देखते हैं। आमिष का सामिस दिया है, यही गलत हो गया, पहला ही। आमिष का सामिस नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है विलोम शब्द। आधार का आधेय, विनत का उद्धत, उत्पत्ति का विपत्ति का संपत्ति। तो
इसमें जो एक गलत है वो है आमिष का सामिष, वो नहीं होगा, आमिष का निरामिष होता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है काला जल उपन्यास के लेखक हैं, तो काला जल उपन्यास के लेखक आपके सानी जी हैं, सानी, ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला ने लिखा है, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो ये आपके मन्नू भंडारी ने लिखा है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, तो इनमें से राग दरबारी, राग दरबारी कई बार मैंने बताया आपको कि राग दरबारी भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं लिखी गई है। अब राग दरबारी किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया, ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपको याद है कि नहीं याद है। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसको लिखा है, उपन्यास है, इसको लिखा है आपके विनोद कुमार शुक्ल जी ने, ऑप्शन डी सही रहेगा। न्यून शब्द का विलोम है, तो न्यून का उल्टा अधिक होता है, न्यून का मतलब कम और उसका उल्टा अधिक, ठीक है, तो ऑप्शन ए 80 का सही रहेगा। पुष्ट शब्द का विलोम है, तो पुष्ट का क्या होता है, पुष्ट का छेड़ होता है, 81 का ऑप्शन ए सही रहेगा, पुष्ट का छेड़। गुण शब्द का विलोम क्या है, तो गुण का दोष होता है, तो 82 का ऑप्शन ए सही हो गया। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन डी सही रहेगा। यहाँ पर 83 होना चाहिए, 84 लिखा है, 83 और यहाँ पर 83 84, तो 83 लिखा उल्टा, उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम पूछा गया है। इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1860 में, 1860 लगभग 19वीं सदी में इसका समय माना जाता है, और इसको लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, इतिहास तिमिर नाशक लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कब प्रकाशित हुआ था, 1860 में। साहित्य देवता, साहित्य देवता लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, 1942 में प्रकाशित हुई थी। सीढ़ियों पर धूप आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा, 1960 में प्रकाशित हुई थी, रघुवीर सहाय के द्वारा ये लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्रम है वो बैठ नहीं रहा है, सीढ़ियों पर धूप, इतिहास तिमिर नाशक, ये भी नहीं बैठेगा शुद्ध रूप से। आपका यहाँ पर इतिहास तिमिर नाशक, सी पे आते हैं, देखते हैं इतिहास तिमिर नाशक कब मैंने बताया, 1860 में, किसने लिखा है, आपके राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे 1903 में, 1903 से लगभग इसका समय, मतलब 1903 से लेकर 1907 तक के बीच में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो शिव शंभू के चिट्ठी लिखा किसने है, आपके बाल मुकुंद गुप्त ने, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है और एक व्यंग्यात्मक रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है साहित्य देवता, साहित्य देवता 1942 में प्रकाशित हुई थी, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये लिखा गया है। फिर अगला है सीढ़ियों पर धूप, इसको लिखा है रघुवीर सहाय ने, कई बार ये आपके इसी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, सीढ़ियों पर धूप किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की, और ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो आपका 84 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन सी जो दिया है वही क्रम के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो ललित निबंधकार इनमें से आपके रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार बिल्कुल भी नहीं है। अगला आ गया, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है, तो इसका मतलब इस शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्या निवास मिश्र जी, 86 का ऑप्शन सी सही रहेगा, विद्या निवास मिश्र ने ये लिखा है। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 87 का। इसमें पूछा है कि 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक जो था तो उसमें कौन सी कवित्री शामिल थी, तो दूसरे सप्तक में ना आपकी शकुंतला माथुर थी, ठीक है, शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक की कवित्री हैं। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 में प्रकाशित हुआ। 88 प्रश्न संख्या है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं, तो केदारनाथ सिंह जो हैं वो आपके तीसरा सप्तक के कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने कल आप लोग को बताया था कि जो ये तार सप्तक वाला पॉइंट है उसको मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, पूरा तार सप्तक जो चारों तार सप्तक हैं उन सब के जो 7 कवि हैं उन सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल में उस वीडियो को पा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह जो हैं वो आपके तीसरे मतलब तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक कब आया था,
1959 में, ठीक है। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा कब आया था? 1979 में आया था ना, 20 साल के बाद। अक्सर करके परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि मतलब किन तार सप्तक के बीच में 20 वर्ष का अंतर है। तो दूसरा तीसरे के बाद, मतलब तीसरे और चौथे के बीच में अंतर है ना। तीसरा कब आया था? तीसरा आपका 1959 में आया था, और चौथा कब आया था? 1979 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। तो अभी मैंने बताया क्या चौथा सप्तक कब आया था? 1979 में। इसमें जो कवित्री हैं वो कौन है? सुमन राजे हैं। 89 का ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सुमन राजे हैं इस सप्तक में, ठीक है, चौथे सप्तक में। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इन चारों में पूछा है कि कौन सा कवि तार सप्तक में संकलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मुक्तिबोध नहीं है। बाकी के 3 है, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। मुक्तिबोध नहीं है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आप सभी लोग जानते हैं 1943 ईस्वी है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो इनमें नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है 92 का? तो देखते हैं कौन सी नहीं है। अनुभूति की प्रामाणिकता है, नया भावबोध और नया शिल्प ये भी है, छंदों का बंधन और क्षणवाद में विश्वास। तो इनमें से देखिए ऑप्शन सी आपका नहीं है, ये नई कविता की विशेषता नहीं है छंदों का बंधन, ठीक है। अगला है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है, सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है। संगीतात्मकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है गीत काव्य की। कोमलकांत पदावली ये भी होती है। वस्तु व्यापार वर्णन भी गीत काव्य की विशेषता होती है। स्वानुभूति की अभिव्यक्ति ये भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है कि गीत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है छांटना है, तो इसमें से तो चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि गीत काव्य की ये सारी विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो नहीं है वो इसमें दिया ही नहीं है, चारों ही सही हैं, चारों ही आपके गीत काव्य की विशेषता हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से यहाँ गोला बना लीजिए, बाकी तो सारी की विशेषताएं हैं, मतलब इसमें ये काट दीजिए नहीं है, यानी कि गीत काव्य की विशेषता है तो ये चारों विशेषताएं हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो किसके हैं? संशय की एक रात के 95 का जो प्रश्न है, संशय की एक रात, इसके नायक आपके श्री राम जी हैं, ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? जो 96 का प्रश्न है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन, यानी कि नश्वर, ठीक है, नश्वर, ऑप्शन सी सही रहेगा। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा? तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा, ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता, अभिज्ञ का मतलब जो जानता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सौम्य शब्द का विलोम है, तो सौम्य का विलोम उग्र होता है, ऑप्शन बी सही रहेगा। हरास शब्द का विलोम है, हरास का क्या होगा? हरास का वृद्धि होगा, ऑप्शन बी 101 का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ देखिए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कही गई है, उनका जो सरोज स्मृति नामक एक रचना है उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये क्या है? पंक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 103 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है पूछा गया। हिमकिरीटनी, देखिए हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही वनवास आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी, ये ऑप्शन आपका सही है, युग्म संगत चौथा ऑप्शन है, पर पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म संगत है, तो देखते हैं 104 का, यहाँ पर ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत का बिल्कुल सही है, ग्राम्या यही पहला ही ऑप्शन आपका सही है। दीपशिखा आपकी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है।
प्रलय की छाया किसका है? प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो इसमें से आपका सांध्य गीत जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का संबंध सभी लोग जानते हैं प्रयोगवाद से है। ऑप्शन बी सही रहेगा। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। 107 का प्रश्न पूछा है कि इनमें से, इन चारों में से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? तो आपके रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध मैंने कई बार आप लोगों को बताया रघुवीर सहाय हैं। अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें अब्ज का अनेकार्थी आपका वर्षा नहीं होता है। अब्ज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला। कमल, शंख, चंद्रमा ये सब जल में उत्पन्न होने वाले हैं। वर्षा नहीं है, वर्षा स्वयं जल होता है, पानी होता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। खर का अनेकार्थी है। खर का मतलब क्या होता है? गधा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही रहेगा। गो का अनेकार्थी शब्द, गो का अनेकार्थी शब्द इंद्रिय होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो नाग शब्द का अनेकार्थी वाणी नहीं होगा। सांप, हाथी, पर्वत होता है, वाणी नहीं होता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। सारंग का अनेकार्थी है, तो सारंग का अनेकार्थी इन चारों में से सिंह होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। रस का अनेकार्थी नहीं है। अर्क, सत्व, ठप ये रस के अनेकार्थी होते हैं, लेकिन बादल नहीं होता है। बादल, तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, बादल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो इनमें स्वर्ग, पारा, जल, दूल्हा। दूल्हा अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। तरंग का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें स्वर, लहरी, लहर, उमंग ये तरंग का अनेकार्थी होता है। पैना नहीं होता है, पैना नहीं होता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला है धवल का अनेकार्थी है, तो धवल का अनेकार्थी होता है निष्कलंक। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है 118 नंबर का, पत्र का अनेकार्थी है, तो पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता होता है। 118 का ऑप्शन ए सही रहेगा। बलि का अनेकार्थी नहीं है, इसमें पूछा है बलि का अनेकार्थी नहीं है। बलि का बलिदान, उपहार, कर ये सब होता है, मंडल नहीं होता है। 119 का ऑप्शन डी सही रहेगा। परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर यहाँ पर पूछा है, परिकर का अनेकार्थी इसमें से कौन नहीं है? परिकर, परिकर के अनेकार्थी में आपका कमरबंद भी आता है, समूह भी आता है, परिवार भी आता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर सही रहेगा। पयोधर का अनेकार्थी है, पयोधर का अनेकार्थी स्तन होता है। ठीक है, पयोधर में जैसे जो जल को धारण करता हो, जो दूध को धारण करता हो। ठीक है, तो इसलिए पयोधर नाम होता है, तो उसका अनेकार्थी यहाँ पर स्तन होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया है अंबर, सारंग, गो, सभी गलत। ठीक है, तो 122 का जो दिया है वस्त्र, आकाश और क्या दिया है? मेघ, बादल, ये सब आपके अनेकार्थी शब्द हैं अंबर के। अंबर का मतलब आकाश होता है, मेघ होता है, बादल, और वस्त्र को भी अंबर कहा जाता है। तो इस हिसाब से ए आपका सही रहेगा, अंबर। ठीक है, तो हाँ यही सही रहेगा, ए वाला ही। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपद्यवाद में 3 लोग का नाम आता है। प्रपद्यवाद जिसे नकेनवाद के नाम से जाना जाता है, नकेनवाद। ठीक है, नलिन, विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार। बचता है कौन आपके? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो यानी कि 123 का ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? इसमें पूछा गया है कौन नहीं शामिल था। तो इन चारों का नाम पढ़िए आपका। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर सबसे अलग है, ये आपके तार सप्तक में शामिल है ही नहीं। 125वां प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें कौन सा दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो इसमें मुक्तिबोध शामिल नहीं थे। तो ये रही आज के इस प्रैक्टिस सेट का 125 प्रश्नों की श्रृंखला आज की आप लोग को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा लोगों को, और पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।